आज का ये सेशन हम लोग लेके आए हैं रिवीजन का चैप्टर 10th का जो चैप्टर है जेनेटिक्स, उसका एक क्विक रिवीजन के रूप में हम लोग पीडीएफ से यहाँ पे हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे। ऑलमोस्ट डिटेल में हम लोग जेनेटिक्स कर चुके हैं। क्विक रिवीजन लास्ट के समय में, अब हमारा टाइम नज़दीक आ रहा है तो कैसे हम रिवाइज करें चैप्टर को, उसमें से ये एक जेनेटिक्स चैप्टर है जिसको कि हम लोग आसानी से हम लोग यहाँ पे क्या है ना देखेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है या हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक्स तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जहाँ पे हम लोग वेरिएशन को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, जैसा हम लोग यहाँ पे दिख रहा है आपको एरो से यहाँ पे दिख रहा होगा वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन को। ठीक है, तब है हम लोग क्या पढ़े थे, हेरिडिटी। हेरिडिटी पढ़े थे। हेरिडिटी है तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट। अब ट्रेट क्या है तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए या ट्रेट बोलिए, यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी में आपका यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाता है। चलिए, तब क्या है, तब हम लोग देखें क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या है, अब चूंकि हेरिडिटी जो है ट्रांसफर होता है गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट के थ्रू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और वो जो उस गैमेट में होता क्या है, क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे समझें तो लिखा है दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है विच हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड के ट्रांसफर में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए यहाँ से नेक्स्ट जो है द फिजिकल यूनिट, द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी आर जीन वाइल द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी इज क्या है, डीएनए। मतलब अगर फिजिकल बेसिस देखें हेरिडिटी का, या कह सकते हैं यूनिट देखें फिजिकल यूनिट, तो वो जीन है। लेकिन अगर केमिकल यूनिट की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका डीएनए है। समझ में आया। चलिए फिर हम लोग देखेंगे जीन। जीन क्या होता है तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के ऊपर जो प्रेजेंट है आपका जो भी कैरेक्टर, वो किस में प्रेजेंट होता है, जीन में प्रेजेंट होता है। या कह सकते हैं कि जीन में भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के जीन होते हैं, और हर कैरेक्टर के लिए पर्टिकुलर, आप हायर क्लास में जाएंगे तो समझेंगे कि एक कैरेक्टर के लिए एक से ज़्यादा जीन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, एक कैरेक्टर के लिए एक भी जीन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, और एक कैरेक्टर के लिए मतलब एक ही जीन पे एक से ज़्यादा कैरेक्टर भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। मतलब फिर से समझिएगा हम क्या बोले कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, एक कैरेक्टर के लिए बहुत दो चार जीन, मतलब एक से ज़्यादा जीन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक ही जीन पे एक से ज़्यादा भी कैरेक्टर हो सकता है। ये हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ की बातें हैं। ठीक है, तब है आपका वेरिएशन। अब अगर हम लोग वेरिएशन की बात करें तो यहाँ वेरिएशन जो है ना, वेरिएशन मतलब क्या होता है, डिफरेंस। अब वेरिएशन मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या, तो जो मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल डिफरेंस जो हमारे में दिखता है, जैसे अगर दो मेल हैं, दो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे अगर एक ही एक पेरेंट्स के भी हैं, ट्विंस को अगर एक्सेप्ट कर दें तो एक्सेप्शन में, इवन ट्विंस में भी आपका कुछ ना कुछ तो वेरिएशन रहता ही है। तो ट्विंस की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ भी आपका क्या है ना, ये एक्सेप्शन वो सिमिलर नहीं होते हैं, आइडेंटिकल पूरी तरह से नहीं होते हैं। तो वो क्या है, वो वेरिएशन है। अब वेरिएशन क्या क्या हो सकता है, तो मार्फोलॉजिकल हो सकता है, आपका फिजियोलॉजिकल हो सकता है, साइटोलॉजिकल हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। बस मेनली समझना है कि वेरिएशन आर द डिफरेंस फाउंड इन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पेसीज, रेसेस और फैमिली। ठीक है, सेम स्पेसीज, रेस और फैमिली, मतलब एक ही प्रजाति के या एक ही स्पेसीज में या एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर्स में जो डिफरेंस देखने को मिलता है उसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंस यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वर्ड, एक मिनट थोड़ा सा, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, तब यहाँ पे आपको दिखेगा कि इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन पहला जो लिखा हुआ है, वेरिएशन कंटिन्यू टू पाइल अप फॉर्मिंग न्यू स्पेसीज विथ टाइम। मतलब टाइम के साथ जो आपका चेंज हुआ, यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर कर ले तो वेरिएशन कंटिन्यू टू पाइल अप फॉर्मिंग न्यू स्पेसीज विथ टाइम। टाइम के साथ न्यू स्पेसीज को फॉर्म करने में, पाइल अप करने में, मतलब फॉर्म करने में या स्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। दे आर एसेंशियल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस में कह सकते हैं कि आपको सर्वाइव करने में आपको हेल्प कर सकता है। जैसे बहुत बड़ा हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में, साइंस में पढ़ते हैं कि डायनासोर एक समय था जो बहुत बड़ी एक आपका क्या कह सकते हैं कार्निवोरस एनिमल्स डायनासोर्स के रूप में पाए जाते थे अर्थ पे। साइज वाइज बहुत बड़े थे वो लोग,
और जब तक वो रहे तब तक ह्यूमन बीइंग का जो है ना आपका इवोल्यूशन नहीं हुआ ज़्यादा। लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हुए, एक्सटिंक्ट हुए, आपका देख रहे कि हम लोग जो है ना फिर से आप पढ़ते हैं साइंस में या इवोल्यूशन में कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और हम लोग आज इतने डेवलप हैं। मतलब वो विलुप्त कैसे हो गए, एक्सटिंक्ट कैसे हो गए, पूरी तरह से हट कैसे गए, तो वो स्ट्रगल नहीं कर पाए, या कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को वो चेंज नहीं कर पाए। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग ठंडी आता है तो स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी आता है तो पंखा या एसी चला लेते हैं, और बरसात आता है तो मतलब हर सीजन में अलग अलग टाइप का हम लोग एक्टिविटी करते हैं ताकि हम लोग बाहर के इन्वायरमेंट से क्या है ना बच सके। क्या है, बाहर के इन्वायरमेंट से बच सके, उसके इफेक्ट से, समझ में आ रहा है, ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें। अगर ठंडी के दिन में हम लोग पंखा चला लें, एसी चला लें तो मर जाएंगे, गर्मी के दिन में हीटर चला लें तो मर जाएंगे। तो कहने का मतलब सर्वाइवल के लिए हम लोग को या एडाप्टेशन के लिए कह सकते हैं कुछ ना कुछ हम लोग एक्टिविटी करते हैं। तो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इसकी बात करें, क्या नाम है, एनिमल्स की बात करें, तो वो ज़्यादा अडेप्टेशन जो नेचर ने दिया है, अगर उसके बाद वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो क्या होता है ना, विलुप्त कर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं और इसमें लिखा है अडाप्टेबिलिटी इज़ ड्यू टू वेरिएशंस। अडेप्टेबिलिटी जो है वेरिएशन के कारण ही आता है अलग अलग एनिमल्स में। देखिए यहाँ पे हम ज़्यादा पॉइंट्स लिख दिए हैं इसलिए ताकि आप अगर इसमें से 4-5 पॉइंट्स याद करें, 2-3 पॉइंट्स भी आपका बचे तो आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखा है वेरिएशन अलाउ ब्रीडर्स टू इम्प्रूव वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। वेरिएशन जो है ना वो अलाउ करता है ब्रीडर्स को कि अपना वेराइटी को इम्प्रूव करे। क्या करे, इम्प्रूव करे, मतलब रेसिस्टेंट फ्री, रेसिस्टेंस या कह सकते हैं डिजीज़ फ्री जो है ना। बहुत आजकल हाइब्रिड सीड्स का डेवलपमेंट हुआ है, हाइब्रिड सीड्स का ये वगैरह सब करके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वही देख रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेड। अगर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है तो क्या है, आपका न्यू ट्रेड का डेवलपमेंट होगा, न्यू ट्रेड का। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं आपका इन ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म रिड्यूस वेरिएशन। इन ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म रिड्यूस वेरिएशन, मतलब अगर क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं, जैसे आप एनिमल्स में खास करके ज़्यादा देखते हैं कि अगर कोई भी एनिमल्स हैं तो वो क्लोजली रिलेटेड, मतलब हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग में कि है ना, कुछ में हम लोग ऐसा देखते हैं अपने कम्युनिटी में कि अलग अलग फैमिली के साथ हम लोग है ना आपका शादी वादी हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे क्या है ना वेरिएशन होने का चांस ज़्यादा है। एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में है कि एक ही अगर मदर है या कह सकते हैं एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो आपस में भी इनब्रीडिंग कर सकते हैं या करते भी हैं, तो उनका जो वेरिएशन उनमें बहुत कम पाया जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि इवन अगर डॉग की बात करें, स्ट्रीट डॉग की बात करें, तो वो ऑलमोस्ट लगभग सब सेम टाइप के आपको दिखते होंगे स्ट्रीट डॉग। हर शहर में जाइएगा तो एक ही टाइप का जो है ना आपको स्ट्रीट डॉग मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनमें वेरिएशन कम है। रीज़न वाइज कि इन ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म रिड्यूस वेरिएशन। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़े थे और पढ़े थे एलील्स। एलील्स क्या होता है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। ठीक है, एक ही जीन का डिफरेंट फॉर्म, उसको हम लोग कहते हैं एलील्स, जिसको कि हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर में। अगर हम लोग डोमिनेंट की आगे आएगा, डोमिनेंट की बात करें तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और रिसेसिव की बात करें तो हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, तब हम लोग आगे पढ़े थे और पढ़े थे आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सॉरी ये जुगाड़ लगा के जो है ना आप लोग को ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड आपका क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या हम लोग पढ़े थे, तो एक कैरेक्टर के साथ जो हम लोग क्रॉस करते हैं या हाइब्रिडाइजेशन को जो स्टडी करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस इन विच वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग trait is taken into consideration, that is known as monohybrid cross। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और उसके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को हम लोग देखे थे। ठीक है, अब ये बताने का जरूरत नहीं है अलग से आपको कि हम लोग इसके फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को हम लोग देख चुके थे। ठीक है, एक मिनट, चलिए समझ में आ रहा है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो आपका फिनोटिपिक रेशियो था वो क्या था, 3:1।
3:1। और अगर हम लोग बात करें इसके जीनोटिपिक रेशियो का तो वो 1:2:1। तो यहाँ पे हम लोग लिखे नहीं हैं, तो यहाँ पे बस फिनोटिपिक रेशियो लिखे है 3:1। तभी क्या है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? द क्रॉस इन विच टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रैट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसका रेशियो क्या था? फिनोटिपिक रेशियो 3:2 सॉरी क्या बोल रहे हैं 9:3:3:1। ठीक है। और इसके F1 जनरेशन की बात करें, F1 जनरेशन में जो पेरेंट्स बन रहे थे वो फुल्ली क्या थे? डोमिनेंट थे, डोमिनेंट वाले एक्सप्रेस कर रहा था। और जब F2 करेक्टर में आ रहे थे तब वहाँ पे जो जीनोटाइप हम लोग लेके आए थे, जीनोटाइप वो क्या था आपका 1:2:1:2:2:2:1:2:1। ये जीनोटिपिक रेशियो था डाइहाइब्रिड क्रॉस का। ये वीडियो में हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे हम लोग देख चुके हैं डिटेल में। अगर आपको देखना है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, वीडियो आपका जेनेटिक्स का बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो शॉर्ट में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में हम लोग कैसे रिवाइज कर लें इसके टॉपिक्स को। डायहाइब्रिड। अब डोमिनेंट ट्रेट किसे कहते हैं? दोज कैरेक्टर विच एक्सप्रेस एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। और कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? और एक्सप्रेस आइदर इन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन। समझ में आ रहा है? अब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस चूंकि यहाँ पे हम लोग दिए नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग दिए नहीं है उसको। लेकिन जब वीडियो आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेट हो गया। रिसेसिव क्या है? तो दैट कैरेक्टर विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन बट रीअपियर्स इन F2 जनरेशन। या कह सकते हैं कि दोज ट्रेट्स या दोज कैरेक्टर विच एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, विच एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। और अगर डोमिनेंट ट्रेट की बात करें तो दैट ट्रेट विच एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ आइदर होमोजाइगस और इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। मतलब ये दोनों कंडीशन में कर सकता है, उसको हम लोग डोमिनेंट ट्रेट करते हैं। रिसेसिव सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही करेगा। अब है वर्ड आया होमोजाइगस। तो होमोजाइगस है क्या? नीचे लिखा हुआ है आपका कि होमोजाइगस जो है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका होमोजाइगस मतलब सिमिलर टाइप ऑफ जीन, जैसे कैपिटल टी, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। स्मॉल टी ये होमोजाइगस आपका रिसेसिव हो गया। अगर हेट्रोजाइगस की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स, तो आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी ये है हेट्रोजाइगस। इसका अगर फिनोटाइप की बात करें तो ये टॉल होगा, फिनोटाइप की बात करें टॉल होगा। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये प्योर टॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रिसेसिव वाला भी कैरेक्टर है, लेकिन अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तब अगर हम लोग हाइब्रिड की बात करें तो द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल। समझ में आ रहा है? जेनेटिकली टू डिफरेंट इंडिविजुअल से जब क्रॉस करवाते हैं और जो आपका डेवलप हुआ नेक्स्ट जनरेशन, उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड करते हैं। ठीक है। इसका ऑलरेडी हम लोग फार्मूला भी यहाँ पे देख चुके हैं, और आपका इस फार्मूले को हम लोग डिटेल में इससे कैसे हम लोग गैमेट निकालते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे बस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं। आगे अगर हम लोग बात करें तो डोमिनेंट जीन है। क्या है आपका? डोमिनेंट जीन। अगर डोमिनेंट जीन की बात करें तो डोमिनेंट जीन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे वहाँ पे चूंकि हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, यहाँ फिर से अलग से हम लोग लिखे हैं। क्या लिखे हैं? द जीन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन, बोथ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव जीन किसे कहते हैं? द जीन विच एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए, तब क्या है? अब यहाँ पे इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइडेड बोथ अ कॉमन body design, the suitable changes in it for the next generation. Depending on the nature of variations, different individual would have different kind of advantage. अलग अलग ये एडवांटेज हाइब्रिड का है। आपको एडवांटेज बताने का कोशिश किया गया है यहाँ पे इनहेरिटेंस का, कि इनहेरिटेंस से क्या फ़ायदा है, क्या आपको नुकसान है। ठीक है। तब है आपका जीनोटाइप। अगर जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप क्या है? तो फिजिकल अपीयरेंस कह सकते हैं कि आप नेकेड आई से जो आप देखें उसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? जीनोटाइप कहते हैं। और अगर हम लोग जीन के बेसिस पे देखें तो उसको फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है। इसको फिनोटाइप कहते हैं। अगर फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे अगर हम लोग कैरेक्टर को समझ रहे हैं तो उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। और जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। मतलब जीन के बेसिस पे
कि उसके अंदर कौन कौन सा जीन है, उसका कौन कौन सा एलील प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे कहते हैं तो हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी आर जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिजिकल अपीयरेंस में क्या आता है, तो आपका कलर, आपका बिहेवियर, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब लेंथ, शेप, साइज, वॉल्यूम, ये सब क्या है आपका फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई दो बच्चे हैं, एक मोटा है एक पतला है, सेम क्लास में, आप मान लेते हैं 11th में है या 10th में है, तो 10th में सेम है, एक मोटा है एक पतला है, तो वो फिजिकल अपीयरेंस है कि वो मोटे हैं और एक पतले हैं। लेकिन अगर जेनेटिकल की बात करें या ऐसे समझने के लिए जेनेटिकल की बात तो नहीं कर रहे हैं, समझने के लिए बात करें तो वो लोग दोनों क्या है आपके सेम है, क्या है तो क्लास 10th में है, दोनों सेम है। लेकिन अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो एक मोटा है और एक क्या है पतला है। समझ में आ रहा है। तब है F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन क्या है, तो फर्स्ट इसको हम लोग F1 से लिखते हैं या फर्स्ट फिलियल भी लिखते हैं। फिलस मतलब सन, फिलिया मतलब डॉक्टर, ठीक है। एक वाटसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बतलाया था, वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी वीडियो में। जनरेशन इज द जनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्रोड्यूस फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल। अब जेनेटिकली डिफरेंट बार बार यूज कर रहे हैं, मतलब एक मेल तो एक फीमेल, समझ में आ रहा है, एक मेल और एक फीमेल, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव के बीच में अगर हम लोग ये कर रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, तो जो पहला जो जनरेशन आया उसको F1 जनरेशन कह रहे हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब दूसरा जो जनरेशन आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, F2 जनरेशन। तो यहाँ पे लिखा है आपका, एक मिनट, चलिए तभी क्या है, अगर हम लोग F2 जनरेशन की अगर हम लोग बात करें, ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को, हाँ F2 अगर जनरेशन की बात करें, इसके बारे में भी वाटसन नहीं बताया था। F2 और सेकेंड फिलियल जनरेशन इज द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल विच अराइजेज फ्रॉम इनब्रीडिंग और इंटरब्रीडिंग एमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन। मतलब F1 जनरेशन में जो आपका इंडिविजुअल आया उसमें कितने टाइप के गैमेट्स हुए और उसका आपस में ही फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं या क्रॉसिंग कह सकते हैं। इनब्रीडिंग कह रहा है, इनब्रीडिंग मतलब आपस में, मतलब जो डेवलप हुआ आपका कह सकते हैं जो प्लांट, उस प्लांट्स को आप रोपे, उसका सीड्स मिला, उस सीड्स को आप फिर से लगाए और जो डेवलपमेंट हुआ उस सीड्स को लगाने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आया उसको हम लोग कहते हैं F2 जनरेशन, ठीक है। तो कह सकते हैं इन ब्रीडिंग, ठीक है, उसी को इसलिए यहाँ वर्ड क्या इन ब्रीडिंग, या इसी को कह सकते हैं सेल्फिंग। मतलब F1 जनरेशन में जो आपका पेरेंट आया, जो इंडिविजुअल आया, उसका सेल्फिंग करा दें, मतलब खुद से ही सेल्फ क्रॉस करवा दें, तो जो डेवलप होगा उसको हम लोग कहते हैं F2 जनरेशन। और तब एक साइंटिस्ट थे पुनेट साहब, जिन्होंने पुनेट स्क्वायर में मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, अरेंज किया था। ज़्यादा कुछ था नहीं इनका, ये RC पुनेट इनका नाम है, जो फिनोटिपिक रेशियो को क्या है ना अरेंज किए थे, और इसके हेल्प से जो है ना हम लोग इनके जेनेटिक्स को हम लोग समझ पाते हैं। तो मेंडेलियन पीरियड, मेंडल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हल्का जानकारी दिए थे, वहाँ भी दे चुके हैं हम लोग आपको वीडियो में, वहाँ पे एक मिनट, ठीक है, वहाँ भी वीडियो में हम दे चुके हैं। तो पाइजम सटाइवा, स्वीट पी, गार्डन पी, ठीक है, स्वीट पी नहीं गार्डन पी, जिसपे हम लोग पाइजम सटाइवा मटर के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे। इनका कुछ इन्फॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा डिटेल में रखने का ज़रूरत है नहीं, बस ये जेनेटिसिस्ट, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स का अवार्ड मिला इनको मरने के 16 साल के बाद, ये याद रखिएगा, मरने के 16 साल के बाद जो है ना इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का, मतलब ये इकलौते धरती पे ऐसे फादर हैं जो मरने के 16 साल के बाद, मतलब ऐसे मैन हैं जो मरने के 16 साल के बाद फादर बने थे, ठीक है। जिंदा में इनका क्यों, तो कुछ कारण था जो कि हम लोग डिटेल में वीडियो में बनाए, यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, ठीक है। और ऑलमोस्ट आप लोग वहाँ अगर वीडियो देख लिए होंगे तो इतना डिटेल में आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है कि ये पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किए, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्यों है कि ये पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किए, तो उसका बहुत सारा रीजन था, जिसमें कि पहला था कि जो आपका पी प्लांट है ना वो एनुअल प्लांट है। क्या है आपका, एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट मतलब आसानी से जो है ना कम समय में, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है इसका, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है ना ये आसानी से डेवलप हो जाता है, 3-4 महीने में ये जो है ना ये डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो जब डेवलप हो जा रहा है तो अच्छा है, शॉर्ट साइकिल है, 1 साल के अंदर है ना 3 जनरेशन को हम लोग देख सक रहे हैं। फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, तो हम लोग सेल्फिंग भी करा सकते हैं और क्रॉस भी करा सकते हैं। क्रॉस करवाने के लिए इसके एंथर को कट कर देंगे, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रॉसिंग जब हमको चाहिए तो इसके एंथर को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो वहाँ क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन,
ठीक है, और उसको ढक देंगे, स्टिग्मा को बैगिंग कर देंगे, तो अलग से कोई पॉलन ग्रेन्स आएगा नहीं, इसका खुद का पॉलन ग्रेन्स आएगा नहीं। हम लोग अपना मन से जो भी पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पे डालेंगे वही आपका आगे प्रोसेस में ग्रो करेगा और वो फर्टिलाइज करेगा। तो क्रॉसिंग भी आसानी से कर सकते हैं और सेल्फिंग भी करा सकते हैं। क्यों? तो ये जो है ना बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर, और अगर मटर का पौधा देखेंगे आप, उसका फ्लावर को अगर आप देखेंगे ना तो बड़ा अजीब टाइप का वो आपको नजर आएगा, मतलब एकदम इस तरह से, जैसे ये जैसे हाथ है ना, ये ऐसा करके एकदम इम्ब्रिकेटेड टाइप का आपका ढका हुआ। अब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है हाथ, तो अलग से बनाएंगे नहीं, ठीक है। और तब है कि इसके 7 कैरेक्टर को स्टडी किए थे, और ये लकी भी कह सकते हैं, लकी इस मामले में कह सकते हैं ना कि ये जो भी कैरेक्टर लिए वो अलग अलग जीन पे पाया गया, इसलिए कैरेक्टर का ओवरलैपिंग नहीं हुआ, या कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, सुपर इम्पोजिशन नहीं हुआ। अलग अलग जीन पे चूंकि ये पाए जा रहे थे तो अलग अलग स्टडी करने में इनको हेल्प मिला। खुद ही ये स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर थे, मैथमेटिशियन थे, और इसी कारण इनसे थ्योरी को डिस्कार्ड भी कर दिया गया। पाइजम सटाइवा पे ये वर्क किए थे, लेकिन जब आप ये एक्सपेरिमेंट में इनका पहुंचा था तो मैराबिली जलापा 6 o'clock एक प्लांट है जिसको कि इन्होंने मतलब बताया सारा एक्सपेरिमेंट, और एक रैंडमली इनके एक्सपेरिमेंट में से निकाला गया था। ये सब सारे कैरेक्टर हैं जिनको लेकर ये क्रॉस करवाए थे। स्टेम लेंथ, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ये सब के। एनुअल और पेरेनियल प्लांट क्या होता है, तो इसमें हम चूँकि एक वर्ड आया तो आपको बताने का कोशिश किए थे कि लास्ट फॉर 1 सीजन, एक ही सीजन में हो जाता है, और ये रिटर्न फॉर मैनी सीजन्स, ब्लूम कंटिन्यूसली, और ये ब्लूम फॉर अ फ्यू वीक्स, मतलब ये कंटिन्यूसली जो है ना आपका ये ग्रो क्या कह सकते हैं, ब्लूम मतलब फ्लावरिंग ऐसा करके हो सकता है ना, कंटिन्यूस। और प्लांट्स एनी टाइम, प्लांट एनी टाइम, मतलब कभी भी हम लोग इसको रोप सकते हैं और इसको हम लोग क्या है ना डेवलप कर सकते हैं, इसके ये करें एनी टाइम। लेकिन ये प्लांट इन स्प्रिंग फॉर ओनली। तो पेरेनियल प्लांट्स और एनुअल प्लांट्स में अब इतना डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन एक वर्ड आया था तो यहाँ पे हम आपको बतला दिए हैं, समझ में आया, ठीक है। तब है कि मेंडल्स जो है ना लॉ दिए थे, 3-4 इनको लॉ दिया था, जिसमें कि पहला जो लॉ था मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये डोमिनेंस देखिए 3 लॉ है इनके पास जो दिए थे, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन, और कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, समझ में आया। लॉ ऑफ डोमिनेंस और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन ये डिफाइन किए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ये डिफाइन किए डाइहाइब्रिड क्रॉस से। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है तो आप ये यहाँ से बता भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, तभी क्या है कि क्या था इनका लॉ, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। When 2 dissimilar factor of a character are present in an organism, only one express itself, जिसको कि हम लोग डोमिनेंट कह रहे थे, while other remains unexpressed, जो अदर जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, देखिए इसको जो है ना हम लोग लॉ ऑफ प्यूरिटी भी कहते हैं। अगर हायर क्लास में जाएंगे, 10th 11th 12th में जाएंगे तो इसी को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ प्यूरिटी, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर आर सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड ईच गैमेट गेट्स ओनली 1 फैक्टर ऑफ दैट कैरेक्टर। मतलब ये कह रहा है कि गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम में एक ही गैमेट जो है ना एक पेरेंट से आएगा, एक ही गैमेट एक पेरेंट से सेपरेट होगा, और ये जो गैमेट जो है ना हमेशा प्योर फॉर्म में आएगा, कभी भी वो हाइब्रिड फॉर्म में 1 जनरेशन टू अनदर, या कह सकते हैं कि वो पास नहीं करेगा या क्रॉस नहीं करेगा। तो जब भी गैमेट्स आता है तो सिंगल सिंगल आता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कैपिटल टी का या कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो जब गैमेट बनेगा तो 2 टाइप का गैमेट बनेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो कैपिटल टी अगर पास करेगा प्योर पास किया, स्मॉल टी पास किया तो सिर्फ स्मॉल टी, ये नहीं कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों साथ में पास करेगा, ठीक है। अगर एक कैरेक्टर की हम लोग बात करें तब मोनोहाइब्रिड की अगर हम लोग बात करें तो ये पहला जो 2 लॉ है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ये डिफाइन किए थे, और दूसरा जो लॉ है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस से डिफाइन किए थे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब कोई भी गैमेट किसी से भी आपका क्रॉस कर सकता है, और वो नेक्स्ट जनरेशन या कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट या ट्रैट या ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है। लिखा है दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट inheritance of 2 or more pair of contrasting trait is such a way that one pair of contrasting trait is independent of the other pair of contrasting trait, ठीक है। किसी से भी आसानी से इंडिपेंडेंटली वो क्रॉस कर सकता है, या
हाँ क्रॉस ही कर सकता है, लिंकेज की तो बात नहीं करेंगे, लिंकेज एक अलग चीज़ होता है। तब है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन ऑलरेडी हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे था सेक्स डिटर्मिनेशन, इसलिए हम लोग यहाँ पे दे दिए हैं। जेनेटिक्स में हम लोग सेक्स लिंक्ड डिजीज़ भी पढ़ते हैं, यहाँ आप लोग को पढ़ना है नहीं, तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे दिए नहीं, क्विक रिवीजन है। सेक्स डिटर्मिनेशन को आसानी से समझ लेना है कि मेल में ह्यूमन बींग का ही है कि मेल जो होता है एक्स वाई होता है और फीमेल जो है ना एक्स एस होता है। मेल के पास 2 टाइप का गैमेट होता है, एक्स और वाई, और फीमेल के बाद एक ही टाइप का गैमेट एक्स और एक्स, ठीक है। तब सेक्स डिटर्मिनेशन है। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज जो कि आपको हेल्प करेगा ये करने में, तो यहाँ पे आप देख लें। ये ऑलरेडी पीडीएफ जो है ना, आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या ऑलमोस्ट आप अपने बुक से भी बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, इतना स्लो चले हैं, जल्दी जल्दी हम स्लाइड नहीं बढ़ाए हैं, बस इसके लिए कि आप देखते हुए भी आप कॉपी कर सकें। इसका 4 लेक्चर है, 2 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर है, और इसको हम लोग क्विक रिवीजन के रूप में 25 मिनट में ओवरऑल हम लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक हम लोग देख लिए। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो से नोट करना है नोट कर लीजिए, नहीं करना है लेकिन एक बार आप क्विक रिवीजन के रूप में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।